सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे मैम एडहॉक पैनल लिस्ट कब आएगी, तो वो आ गई है, आप फॉर्म फिल कर लेना। पर उससे पहले रुको, ये वीडियो एंड तक देख के जाना। पहले तो ये समझ लो एडहॉक पैनल होता क्या है, उसके बाद आपका नाम रिजेक्ट हो जाता है कितनी बार। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भरा हुआ है, मेरा हमेशा एक्सेप्ट ही रहता है उसमें। तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ देखने के बाद फॉर्म फिल करना, अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो। और 2 फॉर्म आया, दूसरा फॉर्म किसको फिल करना है वो भी बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एडहॉक पैनल है क्या। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की ना वैकेंसी छूट जाती है, क्योंकि उसमें मेंशन होता है डीयू के किसी भी कॉलेज में अगर वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या गेस्ट फैकल्टी के लिए या कोई भी परमानेंट प्रोफेसर के लिए जाए, तो वहाँ पे लिखा होता है उस नोटिस में कि आपका नाम एडहॉक पैनल में होना ज़रूरी है, डीयू की एडहॉक पैनल लिस्ट में होना ज़रूरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। नेट जेआरएफ तो ज़रूरी होता ही है, नेट तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ही इंटरव्यू के लिए, पर आपको एडहॉक पैनल में भी नाम होना चाहिए। क्यों? ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले से ही हो जाए डीयू की तरफ से और आप आराम से इंटरव्यू दे पाओ। क्योंकि जिसका नाम एडहॉक पैनल में एक्सेप्टेड है, इसके मतलब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब ये होता है। तो हर यूनिवर्सिटी के मतलब डीयू के सारे कॉलेजेस को अलग से वेरिफिकेशन ना करना पड़े हर कैंडिडेट का, तो इसलिए एडहॉक पैनल में जिसका नाम होता है उसका इंटरव्यू आराम से हो जाता है। सो ये कंपलसरी है आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए या इंटरव्यू के लिए जाने के लिए भी किसी भी कॉलेज में डीयू के। सो अब आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन से एडहॉक पैनलिस्ट आई है, कब तक उसकी डेडलाइन है। आई होप आपको एडहॉक पैनल क्या होता है समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो एक और वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, वहाँ 10 मिनट की वीडियो है, वो जाके देख लेना कि क्या है और क्या नहीं। इसमें मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है इसके बारे में। अभी तो बहुत बच्चे वीडियो स्किप करके आगे से देखना लग जाएंगे कि हाँ ये आया है, यहाँ पे देख लेते हैं। पर आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने पूरी बात मेरी सही से नहीं सुनी, सही से फॉर्म नहीं भरा और सही से नोटिस नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, सो एंड तक देखना बिना स्किप करे, चाहे 2x में देख लो, अगर टाइम नहीं लग रहा ना 2x में देख लो, पर देखो पूरा। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा सुनो, एक और बात, 14 अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन है ना, तो अभी फॉर्म मत भरना। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है अक्टूबर से पहले पहले या ऑब्वियसली आ ही जाएगा हमारा नेट का रिजल्ट। अभी जो हमने एग्ज़ाम दिया है तो विद इन 20 डेज़ आ जाएगा। तो उससे पहले जब नेट का रिजल्ट आ जाए ना, उसके बाद ये फॉर्म भरना, क्योंकि सिर्फ नेट या जेआरएफ वाले ही ये फॉर्म भर सकते हैं, वो ही एलिजिबल होंगे। ऑल्दो इस फॉर्म में लिखा है कि नेट इफ़ एप्लीकेबल ऑप्शनल दे रखा है फॉर्म में, लेकिन वो ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर आप किसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जाते हो एज अ एडहॉक, तो नेट मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अदरवाइज आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी टीचिंग फैकल्टी नहीं बन सकते अगर आपके पास सिर्फ नेट ही नहीं है। तो इसलिए विदाउट नेट एडहॉक पैनल में नाम डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वेट कर लो रिजल्ट का, जैसे ही रिजल्ट आया ना ये वाला फॉर्म भर देना। और अगर आपके पास ऑलरेडी नेट है तो वो तब भर देना। क्या, और अगर आपको लग रहा है कि अगर हाँ मेरे पास नेट तो है ही, लेकिन क्या पता इस बार जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो आप जेआरएफ के साथ फॉर्म फिल कर देना, है ना। सो ऐसा करना कि अगर जिनके पास जेआरएफ है वो तो भर दो सारे। ठीक है, जिनके पास सिर्फ नेट है वो वेट कर लो रिजल्ट तक का। अगर आपको लग रहा है कि आपका जेआरएफ क्लियर हो रहा है तो वेट कर लो और तब फॉर्म भरना। 14 अक्टूबर से पहले हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, और बल्कि और मास्टर्स और ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए। और अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो 50% क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना और तब फॉर्म फिल करना। अब आप आगे की वीडियो देख लो कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, रिजेक्ट कैसे हो जाएगा फॉर्म, क्या चीज़ें गलतियां नहीं करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और उसका रीनेम कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देख लेना एक बार वेबसाइट में जाने से पहले। ठीक है, मैं अपने अभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट विजिट कर रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, तो मेरे को ऊपर नोटिस दिखा एडहॉक पैनलिस्ट का नोटिस 13 सितंबर को आ चुका है। अभी डेडलाइन भी देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म फिल करने की। और आप भी अपने अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं हो, डीयू की अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि एडहॉक पैनलिस्ट का नोटिस आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो वेट कर लो, कुछ दिन में आ जाएगा। जैसे आज पॉलिटिकल साइंस का आ गया वैसा आपका भी आ जाएगा 1-2 दिन में या एक हफ्ते में। तो आप चेक करते रहना अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट।
सो अब आपका चाहे नोटिस नहीं भी आया तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। सो पहले चलते हैं नोटिस पे। तो अगर बात करें नोटिस की, तो नोटिस में क्या है, ये एग्जिस्ट, एक सेकंड में इसको रब कर दूं, मैंने यहाँ पे कर दिया था पहले। तो यहाँ ये पॉलिटिकल साइंस में क्या है, जैसे पॉलिटिकल साइंस या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जिस्टिंग एडहॉक लिस्ट। तो अगर आपका नाम पहले से ही एडहॉक लिस्ट में है तो यहाँ पे लिखा है कि आपको अप्लाई नहीं करना, लेकिन आपको अप्लाई करना भी है। तो किस कंडीशन में आपको अप्लाई नहीं करना और किस में करना है, अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, जो आप एडहॉक पैनल लिस्ट भरी थी पहली बार, अगर कोई भर रहा है तो अभी बताऊंगी आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपने पहले से ही फॉर्म भरा हुआ था और उसमें जब आपने फॉर्म भरा था तब तक आपका जेआरएफ नहीं हुआ था, या नेट नहीं हुआ था, या फिर पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ था, या पीएचडी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास अब पिछले 6 महीनों में एक्स्ट्रा कुछ आया है पहला फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, मतलब जो पहले आपने फॉर्म भरा था उसके बाद के बीच में कुछ हुआ है अभी तक, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा और उस चीज के लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2, ठीक है। अगर आपको कोई नई क्वालिफिकेशन ऐड हुई है, एकेडमिक, नॉट बाकी कोई चीज नहीं, एकेडमिक, तो फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, चाहे आपको फॉर्म 1 है या फॉर्म 2, वो है 14 अक्टूबर 2024। तो याद रख लो ये डेट, ऐड रख लो, कहीं भूल मत जाना। पिछली बार बहुत बच्चे भूल गए थे कि मैम फॉर्म स्किप हो गया, भरना भूल गए, तो ये अपने कैलेंडर में डेट मार्क कर लो, ठीक है। अब जो फॉर्म 2 है, एक सेकेंड, ये कुछ आपका ऐसा फॉर्म 2 आ जाएगा, आपको ईमेल भरना है, नाम भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर, कैटेगरी, ये सब आपको कहाँ से पता चलेगी अभी बताती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अपडेट रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, चाहे शायद आपने पहले वाला पीडीएफ डाउनलोड ना किया हो, या आपको ना पता हो कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं पुरानी लिस्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा इस नोटिस पे जाओ दोबारा, और सबसे ऊपर आपको दिखेगा यहाँ एग्जिस्टिंग एडहॉक लिस्ट, ठीक है। जब इस पे क्लिक करोगे, या एग्जिस्टिंग एडहॉक लिस्ट की जगह लास्ट में भी एक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग एडहॉक लिस्ट कैन बी व्यूड हियर, जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी लिस्ट खुल के आएगी। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपने नाम दिख जाएंगे, रोल लिस्ट में नाम नहीं, आपको फर्स्ट फॉर्म करना है, इसमें नाम है, तो आपको फॉर्म नंबर 2 जो मैंने, एक सेकेंड, ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट अपडेट, क्या अपडेट कराना आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एडहॉक पैनल के अकॉर्डिंग, और पेज नंबर, कैटेगरी क्या है, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी आपका जनरल कैटेगरी नहीं, कैटेगरी मतलब यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी 1 लिखी हुई है, कैटेगरी 1 में ये सारे नाम आते हैं, फिर कैटेगरी 2 आपके दिख जाएगी, और यहाँ पे जो आपका कॉलम है, ये जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा आपका। अगर मैं दिखाऊं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपकी कैटेगरी होगी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये पूछा हुआ है यहाँ पे लिख देना, और पेज नंबर भी लिख देना, पेज नंबर भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा ये कौन सा पेज नंबर पे है। जैसे इसका जो पेज नंबर है, पहला पेज नंबर, ये दूसरे पेज नंपर पे है, ठीक है, पहले पे तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो दूसरे पेज नंबर पे आपका ये है, ये लिखा है ना यहाँ पे 2, तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे ऊपर आपके जिस कॉलम में कैटेगरी लिखा होगा 2 3 4, वो आपको अपडेट करके यहाँ लिखना है। अब बात करते हैं पहले वाले फॉर्म की, जिन्होंने अब पहली बार भर रहे हैं, बेचारे बहुत दिनों से मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी फॉर्म कब आएगा, कैसे फॉर्म फिल करना है बता देना, ये तो स्किप हो जाता है, और हर बार हम वैकेंसी आती है कॉलेज की और हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते या इंटरव्यू नहीं जा पाते, बल्कि उनके पास नेट भी है, जेआरएफ भी है, लेकिन फिर भी वो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू नहीं दे पाते डीयू के कॉलेजेस में, क्योंकि उन्होंने ये वाला फॉर्म नहीं भरा हुआ होता। तो जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आएगा, ईमेल मांगा है, नेम मांगा है, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, ठीक है, अगर शादीशुदा हो तो हस्बैंड का नाम, नहीं तो मदर फादर का नाम, देन डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, वो कैलेंडर में से आपको खुद सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी के हो तो सब कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो पीडब्ल्यूडी में, और नहीं तो नहीं है तो स्किप करना। एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, नेम ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, जो इंपॉर्टेंट है अभी वो बताऊंगी, रुक जाओ, बोलोगे ये तो सब मुझे पता ही है, फिर गलत कर दोगे, फिर एडॉक पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर बोलोगे मैम फॉर्म तो भरा था नाम नहीं आया। एमफिल है तो नो करना, या तो परसुइंग करना अगर आपकी एमफिल चल रही है तो, नहीं तो एमफिल तो स्किप ही हो गई है बहुत बच्चों की, ठीक है। इफ यस देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये ना जो एमफिल वालों के लिए ज्यादातर कॉलम, तो ये खाली छोड़ने हैं, पहले से ही बता रही हूँ। अगर आपके पास एमफिल नहीं है, आपने एमफिल नहीं किया, तो ये सारे कॉलम खाली छोड़ देना, कुछ नील वगैरह कुछ मत भरना, वरना वो गलत माना जाता है। द नेम ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, ये वाला आपका मास्टर्स का आ जाएगा। परसेंटेज में मार्क्स कन्वर्ट करके लिखना, 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना सब सीजीपीए को, तो परसेंटेज में मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स लिखना, सीजीपीए मत लिखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। पीएचडी अवॉर्डेड परसुइंग, नो कर सकते हो, जो आपका जैसा भी है, ठीक है।
और इसके अलावा यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो येस और नो में आपका जेआरएफ भी है तब भी आप येस करोगे, नेट है सिर्फ नेट है तब भी आप येस करोगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना पेपर 2 का नाम जो भी आपका, जैसे पॉलिटिकल साइंस है हमारा तो हम पॉलिटिकल साइंस भरेंगे, और ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट। अब ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं अभी आपको नोटिस में दिखाऊंगी कि आपको फाइल का नाम क्या रखना है और आपको फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ठीक है, डीओबी का सर्टिफिकेट है तो वो, अगर आपके पास डीओबी नहीं है तो मतलब 12th क्लास का आप दोगे तो 12th का क्लास का जो भी मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, सॉरी 12th का नहीं 10th का जो भी होता है वो आपका डीओबी माना जाता है। फिर मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, फिर मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री ऑफ एमफिल अगर है तो इफ एप्लीकेबल, यहाँ लिखा है पीएचडी है तो नेट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, क्योंकि नेट का होना कंपलसरी है एडहॉक के लिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास नेट नहीं है तो वो आप एडहॉक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल है तो आपको नहीं, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाना, बाकियों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में मैं बता दूं, वैसे तो इसमें लिखा है इफ एप्लीकेबल, लेकिन आपको जब ऑब्वियसली आप प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो नेट तो मिनिमम मांगते ही हैं, तो बिना नेट के तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऑल्दो ये फॉर्म भर जाएगा लेकिन उस फॉर्म को कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास नेट नहीं है तो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एक ही फाइल, इन सबकी एक ही फाइल बना लिया, कागज स्कैनर है या कैम स्कैनर से कोई भी ऐप डाउनलोड करके इसको एक फाइल में कन्वर्ट करना, पीडीएफ बनाना और सबमिट करना। अच्छा, अब इसके अलावा बात करते हैं नोटिस में और क्या चीजें हैं ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करो, ठीक है। बहुत बच्चों ने अगर स्किप कर दिया होगा तो उनकी गलती हो जाएगी, फिर वो कहेंगे कि मैम रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आया। पिछली बार मैंने रिजेक्टेड लिस्ट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजी थी कि बहुत बच्चों का नाम रिजेक्ट हो गया था, बहुत गलत अलग अलग कारणों की वजह से। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, किसी ने अपना नेट का स्कोर गलत दे रखा था, तो किसी ने पॉलिटिकल साइंस का ही फॉर्म भर दिया था बल्कि वो बच्चा इकोनॉमिक्स का था। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि इकोनॉमिक्स के हो और आपने पॉल साइंस वाला ये वाला फॉर्म भर दिया है, तो सिर्फ पॉल साइंस वालों को ही यहाँ मिलेगा एडमिशन, मतलब एडहॉक के लिए ये वाला सिर्फ पॉल साइंस के लिए ये फॉर्म, और किसी के लिए नहीं। फिर ये फॉर्म फिल करना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, 1 MB से कम की होनी चाहिए। अपना नाम रीनेम कैसे करना है मैं वही बता रही थी, और फर्स्ट नेम, जैसे मेरा फर्स्ट नेम है विशाली, फिर मैं अंडरस्कोर डालूंगी और अपना लास्ट लिखूंगी भाटिया, और फिर उसके आगे लिखूंगी फोटो। ये मैं रीनेम करूंगी अपनी फोटो को, ठीक है। जो भी मेरी फोटो है मेरे पास पासपोर्ट साइज, उसको मैं अपनी सेटिंग्स में जाके रीनेम का ऑप्शन होता है, उसको रीनेम करूंगी कैसे, ये पूरा लिख के PHOTO भी लिखूंगी उसी में, ठीक है, और अंडरस्कोर डाल के, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फोटोज आती है, हर फोटो में अलग अलग, उनको फोटो के नीचे नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती मत करना। सिंगल PDF फाइल बनाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मैंने अभी बताया। नेट का होना जरूरी है, एटलीस्ट नेट तो होगा तभी आप एडहॉक बन सकते हो, आपको भी पता है। और PhD जरूरी नहीं है एडहॉक बनने के लिए, अगर है तो आपको प्लस पॉइंट है, नहीं है तो कोई नहीं। एमफिल एप्लीकेबल, बहुत बच्चों अब एमफिल खत्म हो गया है जिनका पहले वाले सीनियर है अगर, तो एमफिल का भी आप डाल देना। देन आपको PDF फाइल का क्या नाम रखना है, एक तो इमेज जो आप अपलोड करोगे जो वो मांगेगा उसका नाम आपको अपने नाम से रखना है, प्लस यहाँ पे PDF का नाम भी ये रखना है, विशाली अंडरस्कोर भाटिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट्स, पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखना है, DOCS मत छोड़ देना, पूरा लिखना ताकि बिल्कुल चांस ना हो रिजेक्ट होने के, ठीक है। अंडरस्कोर डालना, हाइफन नहीं है ये अंडरस्कोर है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और फॉर्म 2 तो मैंने आपको बता दिया किसको फिल करना है। फिर कैंडिडेट जो जितनी भी डिटेल्स हैं या जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, साफ सुथरे दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि डेट मिसिंग है या ब्लर ब्लर फोटो डाल दी, नहीं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये 2-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी थी जो मैंने बताई, ठीक है। और से भर देना, अगली बार मुझे मत बोलना कि मैम फॉर्म आया था हम भूल गए, अब अगली बार कब आएगा। अब अगली बार आएगा तो सीधा अगस्त में आएगा, अगस्त में भी नहीं, सॉरी अप्रैल में आएगा अब नेक्स्ट फॉर्म, तो इस बार भर दो, नहीं तो अप्रैल तक फिर से वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो जय हिंद एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।